हेलो एवरीवन, हाउ ऑल आर यू। सो आज हम लोगों के पास एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 है, आई थिंक दैट इज वाटर। तो हमें इस वाले चैप्टर में वाटर के बारे में पढ़ना है। वाटर के डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज और क्वालिटीज इनके बारे में पढ़ना है। वाटर के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, कितने ओशियंस हैं और मतलब कितना पानी कैसा क्या है, उन सब के बारे में पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। एज यू ऑल नो, देखिए ये जो सीरीज है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्लास 7 का बच्चा देखेगा तो उसको भी अच्छे से समझ आएगा। एंड if the aspirant of IAS और IPS वो भी and state pieces if they are also watching this video, that is very much helpful for them also. So as you all know कि सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम डिस्कस करते हैं और जो भी बोल्ड वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आई होप कि आपको ये जो बोर्ड है वो मतलब विजिबल हो रहा होगा। तो चैप्टर नंबर 5 है हमारा वाटर। वाटर का केमिकल फॉर्मूला बताओ, H2O। ठीक है, ये केमिस्ट्री में होता है। अब वाटर क्या होता है, टेल मी व्हाट इज वाटर। वाटर अगर हम साइंस के कॉन्सेप्ट में देखें तो वाटर पहली बात तो ये लिक्विड फॉर्म होता है, लिक्विड मैटर होता है। हमारे पास साइंस में 3 मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, लिक्विड जैसे कि हमारा पानी, और गैस यानी कि जैसे कि हमारी एयर। ठीक है, तो वाटर क्या है, एक लिक्विड सब्सटेंस है। ठीक है, अगर मैटर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो अब तुम्हारी बुक में मतलब वाटर के रेस्पेक्ट में काफी सारी चीजें देखिए, हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। देखते हैं कौन सा बोल्ड वर्ड दे रखा है उसमें पहले। ओके, तो सबसे पहले इन्होंने दे रखा है वाटर साइकिल। नाउ व्हाट इज वाटर साइकिल, मतलब पानी का साइकिल चलाना नहीं, उसको वाटर साइकिल नहीं कहते हैं। बेसिकली वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है, वाटर का डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होके दोबारा से उसी फॉर्म में आना जिस फॉर्म से वो कन्वर्ट हुआ था। जैसे कि ये आइस है मान लो यहाँ पे, ठीक है, आइस क्यूब रखा हुआ है। अब क्या हो रहा है, ये जो आइस है ये यहाँ पे ये रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में। अब ये जो आइस है वो कहाँ पे गई, इसको हमने रख दिया बाहर, धूप में रख दिया, धूप में रख दिया, यहाँ पे सन है। ठीक है, तो पानी ये जो आइस होगी वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। जैसे ये आइस थी, अब पहले इतनी बड़ी थी, अब इतनी छोटी होगी, क्या हो गया, ये पिघल गई। तो ये पानी वानी थोड़ा सा फैल गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो, इसको सिर्फ हमने अभी 2 मिनट के लिए रखा था, लेकिन अगर हम इसको नेक्स्ट 1 आवर के लिए रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पूरा पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम इसको दोबारा से फिर से कहाँ रख देंगे, रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रख देंगे, फिर दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इसी को पहले तो उसको बोलते हैं कि ये अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है। तो उसको एक तरीके से हम वाटर साइकिल बोल सकते हैं कि वो एक जो वाटर है पहले किसी फॉर्म में जा रहा है, अब किसी फॉर्म में जा रहा है, तो ये होता है। लेकिन ये तो हमने सिर्फ तुम्हारा कैसे कह सकते हैं टेक्निकल फॉर्म में बताया। लेकिन अगर हम नेचुरल फॉर्म में देखें तो नेचुरल फॉर्म में क्या होता है, नेचुरल फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सन है, सूरज मामा है जो अपनी मस्ती में चमक रहा है वो बहुत तेज। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो पानी है वो भाप बन के क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ उड़ेगा। ठीक है, उड़ा। अब जो भाप थी वो क्या हुआ, सारी एक जगह कलेक्ट करके उसने भाप ने क्या बनाया, बादल बनाया, बादल चाचा बनाया। ठीक है, जब बादल बने, ऐसे बहुत सारे बादल बने, बादल बनने के बाद ये बादल एक दूसरे से टकराए या फिर पेड़ पर्वत पहाड़ किसी से भी टकराए जाके, तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, दोबारा से बारिश करवा दी। ये है वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो अभी कहाँ वापस पानी कहाँ आ गया, समुद्र में आ गया। तो इसको बोलते हैं नेचुरल वाटर साइकिल। और ये जो प्रोसेस हो रही है इसको सबसे पहले बोलते हैं इवेपोरेशन, मतलब पानी का नदियों या फिर किसी भी ऐसे पॉन्ड में से वाष्प बन के ऊपर उठना, किसकी वजह से, सूरज की गर्मी या सूरज की रोशनी की वजह से। तो उसको बोलते हैं वाटर साइकिल। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारी 5th क्लास की बुक मुझे ध्यान है, जब मैं 5th क्लास में थी तो हमारे में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, है ना, और हम लोगों ने फिगर वगैरह अच्छे से बनाई थी तो हमें अच्छे खासे मार्क्स भी मिले थे। तो ये है। तो अब हमें दे रखा है यहाँ पे, इन्होंने कुछ क्या बता रखा है, इन्होंने हमें कुछ मैप दिखा रखा है यहाँ पे। और क्या दिखा रखा है, मेजर सी लेक्स एंड रिवर्स, यानी कि बड़ी बड़ी सी, समुद्र, लेक और रिवर्स। ठीक है, तो हमें इन सब के बारे में डिस्कस करना है। मैं पहले एक रफ मैप बनाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। देखो, सिंपली मैं फिलहाल तो ऐसे सिर्फ ड्रॉ मुझे आता है, बट ड्रॉ करके दिखाती हूँ ना, थोड़ा बहुत तो बनेगा, 20%।
ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। तो ये है हमारा वर्ल्ड का मैप, ठीक है। वर्ल्ड मैप बेसिकली ये ठीक नहीं बना हुआ, लेकिन फिर भी हम इससे समझ सकते हैं, इतना तो बना हुआ है। देखो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे इंपॉर्टेंट रिवर्स हमारे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले ये जो है साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है? अमेजन रिवर है। तो ये कौन सी रिवर है? अमेजन रिवर है, ठीक है। अफ्रीका में आते हैं, अफ्रीका में यहाँ पे विक्टोरिया लेक है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रही है, तुम्हारी नील रिवर जा रही है। नील रिवर सबसे लंबी रिवर है और अमेजन रिवर है सबसे चौड़ी रिवर है, ठीक है। आई होप ये थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस समझ में आया होगा। अब जो ऑस्ट्रेलिया की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो कौन सी है? मूरे और डार्लिंग रिवर। यहाँ पे कहीं आती है ऐसे, सॉरी इस तरफ की तरफ जाती है शायद। एक का नाम है मूरे, MURRAY, और एक का नाम है डार्लिंग, DARLING, ठीक है। और अगर हम अपने इंडिया के पास है, ये हमारा इंडिया, ये पूरा एशिया है, तो यहाँ पे हमारी गंगा रिवर है। और ये चाइना है, चाइना में है यांग तीजी रिवर, जो एशिया की तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, जबकि पूरे वर्ल्ड में देखी जाए तो थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। कौन सी? यांग तीजी रिवर, इसको येलो रिवर भी कहते हैं। एंड कुछ और रिवर्स देखते हैं। यहाँ पे एक यूराल रिवर है जो कि एशिया और यूरोप के बीच में है, ठीक है। और कौन कौन से रिवर्स हैं? हाँ ये हो गया। अब हम किसके ऊपर आते हैं? अब हम लोग आते हैं लेक्स के ऊपर, ठीक है। छोटी छोटी लेक्स का भी छोटे छोटे पॉन्ड टाइप में होते हैं। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के पास आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, बना देते हैं ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव। और यहाँ पे हमारी 5 लेक्स हैं, 1 2 3 4 5। इनका नाम क्या है? होम्स। इन लेक्स का नाम क्या है? HOMES, होम्स, ठीक है। अब होम्स की डेफिनेशन क्या है? H से है ह्यूरोन, यहाँ पे लिख देती हूँ। H से है ह्यूरोन, HURON ह्यूरोन। O से है ओंटारियो, M से है मिशिगन, E से है एरी, और S से है सुपीरियर, ठीक है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। अब यहाँ पे एक विक्टोरिया लेक है जो कि कहाँ है? अफ्रीका में है, ठीक है। और हाँ एक और चीज बता दिए, एक डेड सी है या मृत सागर है जो कहाँ है? इजराइल में है। वो इतना मतलब वो जो सी है वो सबसे ज्यादा उसके अंदर सबसे ज्यादा नमक पाया जाता है, यानी कि वो सबसे खारे पानी की झील है या खारे पानी का समुद्र है। वहाँ पे इतना नमक होता है कि अगर तुम उसके ऊपर मतलब कोई डेड बॉडी होगी तो उसके ऊपर अपने आप ही तैरने लगती है, मतलब इतना ज्यादा उसका घनत्व हो जाता है। क्योंकि अगर हम किसी भी पानी में सॉल्ट मिलाते हैं तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इस वजह से। और यहाँ पे रशिया में एक बैकाल लेक है, बैकाल लेक। और यहाँ पे कैस्पियन सी है। बेसिकली ये सी नहीं है, ये लेक है, एक लेक ही है, लेकिन सबसे बड़ी लेक कौन सी? सबसे बड़ी लेक है कैस्पियन सी, SEA, कैस्पियन सी, ठीक है, जो उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान इनके बॉर्डर पे लाई करती है, ठीक है। तो इतना था इसके बारे में। देखते हैं और भी कुछ है तो। अच्छा अब इन्होंने ओशियंस की भी नेमिंग कर रखी है। वो ओशियंस तो मैंने पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन दोबारा से बता देते हैं। ये वाला है तुम्हारा हिंद ओशियन यानी कि इंडियन ओशियन। ये वाला जो है ये है क्या बोलते हैं? अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। पहले मैंने अंटार्कटिक बोल दिया था, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना। ये अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। नीचे वाला ये है सदर्न ओशियन, ये ऊपर है आर्कटिक ओशियन, ठीक है। और इसकी जो इधर की तरफ है और इधर की तरफ जो ज्वाइन होगा, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो सिर्फ राउंड शेप में है, तो वो क्या होगा? पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और इसके नीचे की तरफ होगा अंटार्कटिक ओशियन, ठीक है। तो ये ओशियंस हैं। और कुछ रिवर्स भी इन्होंने दे रखी है, जैसे यहाँ पे ऑरेंज रिवर है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी रिवर है, ठीक है। ये कुछ छोटी मोटी रिवर दे रखी है। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है। और ये क्या है? ये वाली बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, मतलब छोटे मोटे दे रखे हैं। और ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे ये मेडिटेरेनियन सी। तो ये छोटी मोटी चीजें, इनको याद कर लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सैलिनिटी क्या होता है। सैलिनिटी का मतलब बेसिकली होता है कि वाटर में कितनी सॉल्ट प्रेजेंट है, मतलब कितनी सॉल्ट की क्वांटिटी प्रेजेंट है। अब कितने वाटर में कितनी? तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितने ग्राम ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड सैलिनिटी, ठीक है। इसी को बोलते हैं सैलिनिटी। ठीक, अब आगे क्या दे रखा है इसमें?
अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, पहले मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है ये बिना इनके तो चलते नहीं है। अभी तो स्टार्ट ही किया था लेक्चर और अभी इंक यूज करनी पड़ेगी। तो हाँ, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है वाटर का, और इसमें एक चीज बता रखी है, जो हमारे अर्थ है उसमें वाटर कितना है, 3/4 है। ठीक है, वाटर जो है 3/4 का मतलब अगर 4 पार्ट ले लो किसी भी चीज के, तो उसमें 3 पार्ट में सिर्फ वाटर ही वाटर है, समझे? और सिर्फ एक पार्ट में क्या है, लैंड है, यानी कि जमीन है। अब इनमें वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। वाटर जो है वो कहाँ का डिस्ट्रीब्यूटेड है, वाटर बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओशियंस में है, रिवर्स में है, पॉन्ड्स में, ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, मॉइस्चर की फॉर्म में है, रेन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में है, हमारी बॉडी में मॉइस्चर है उसकी फॉर्म में, मतलब काफी जो वाटर है उसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, और वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट भी है। सॉल्ट लेक है, स्वीट लेक है, ये सारी लेक है, इनमें जो वाटर है हमारा मोस्टली प्रेजेंट रहता है। अब इन्होंने कुछ एक्टिविटी दे रखी है, वो इस तरीके की एक्टिविटी है। उन्होंने बोला है कि अगर एक बाउल है, मान लो तुम्हारा ये बाउल है, कटोरा है, ठीक है, इसमें से तुम अगर ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ पूरा यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, अगर इसमें से तुम 12 स्पून निकालोगे मतलब वाटर की, तो फिर उतना ही पानी जो है वो पोर्टेबल वाटर है, यानी कि पीने लायक या कि फ्रेश वाटर है। सोचो, और इतने में ही हमारी पूरी दुनिया चल रही है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, ओशियन सर्कुलेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यही इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे तो कुछ नहीं था। अब स्टार्ट करते हैं ओशियन सर्कुलेशन। अब जो ओशियन है, ओशियन में, ओशियन का मतलब क्या, पानी से भरा हुआ भूखंड, ठीक है, वो उसमें मूवमेंट कैसे होती है। ओशियन मूवमेंट्स जो होती है वो 3 तरीके से होती है। ओशियनिक मूवमेंट, ठीक है, वो 3 तरीके से होती है। पहले तो लिख देती हूँ मैं, टाइड की फॉर्म में, वेव की फॉर्म में, और करंट की फॉर्म में। करंट ये बिजली वाला करंट नहीं है, ये बताऊंगी मैं, इसको अच्छे से डिस्कस करना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो टाइड को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, लेकिन वेव थोड़ा सा है, इसको पहले समझा देती हूँ। वेव क्या होता है, देखो, वेव का मतलब क्या होता है, जो पानी की, जो समुद्र की जो लंबी लंबी ऊंची ऊंची लहरें हैं उनको बोलते हैं वेव। ठीक है, अब वेव किससे प्रोड्यूस होती है, किस वजह से प्रोड्यूस होती है, तो वेव काफी रीजन से प्रोड्यूस होती है। पहला रीजन है ग्रेविटी की वजह से, कि जो अर्थ है और जो मून है वो ये दोनों एक दूसरे से कैसे, मतलब कैसे जुड़ी हुई है, क्योंकि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो जो मून है वो क्या करता है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स जब अर्थ पे अप्लाई करता है, तो जो अर्थ, जो ओशन का जो वाटर होता है वो क्या करता है, वो अपने साथ वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ओशन की वेव्स प्रोड्यूस होती है। दूसरी चीज क्या होती है, वाइंड की वजह से, जब हवा चलती है, जब हवा जब चलती है तो वो क्या करती है, ओशन की जब वाटर से टकराती है तो उससे भी क्या होता है, ओशनिक वेव्स बहुत लंबी लंबी प्रोड्यूस होती हैं। अब ओशनिक वेव्स इतनी लंबी लंबी प्रोड्यूस होती है, कहीं कहीं पे हम 150 मीटर ऊंची वेव भी देख पाते हैं, किसकी, सिर्फ वाटर की। और इस हम अब हमें समझ नहीं आ रहा 150 मीटर कितना होगा, तो हम रेफरेंस लेते हैं कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार सिर्फ 72 मीटर ऊंचा है, सोचो। ठीक है, और ओशनिक वेव्स कितनी जाती है, 150 मीटर जाती है, तो तुम ही सोच लो कितनी ऊंची ऊंची वेव्स उठती होंगी। ठीक है, तो ये वेव्स के बारे में आगे, इनके बारे में और डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं अपने टाइड के ऊपर। टाइड वो साबुन वाला टाइड नहीं, वो जिससे कपड़े धोते हैं, वो सफेद ही एक बार में है, दैट इज नॉट। तो टाइड के बारे में जानना है, टाइड क्या होते हैं। टाइड को हिंदी में बोलते हैं ज्वार भाटा। ठीक है, अब टाइड पहली बात तो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्प्रिंग टाइड, एक होता है डीप टाइड। स्प्रिंग मतलब, स्प्रिंग कब होता है, जब सब चीज अच्छी अच्छी होती है, जब सब चीज ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है तभी होता है ना स्प्रिंग। तो मैं इसके एक सिनोनिम लिख दूं, अट्रैक्टिव। और नीफ मतलब डल डल टाइप में, या फिर कोई चीज डिसअट्रैक्टिव, फिर बहुत ही कम होती है, फिर लेस लिख दूं यहाँ पे, या फिर डिसअट्रैक्टिव लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब इनका मतलब क्या होता है और ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं। बेसिकली टाइड का प्रोडक्शन किसकी वजह से होती है, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। ठीक है, मून और सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके इफेक्ट की वजह से हमारी अर्थ पे नीप टाइड्स या फिर स्प्रिंग टाइड्स का प्रोडक्शन होता है। अब ये नीप टाइड्स और स्प्रिंग टाइड्स क्या होते हैं। स्प्रिंग टाइड्स का मतलब, कहाँ पे लिखूं, पहले नीप टाइड बता दो, नीप टाइड बता दो। पहले देखो, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, इरेज ही करना पड़ेगा। पहले स्प्रिंग टाइड के बारे में पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि मैं टॉपिक दिया ही हमने। तो ये हमारी, जैसे कि ये सन है,
सन, जो सूरज बाबा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं यार क्या बात है, रोज रोज मेरा जिक्र करते हैं ये लोग। ये सन है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये है सन। और स्प्रिंग बता रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे है मून, क्योंकि आपको पता है मून जो है वो अर्थ का रिवोल्यूशन करता है, ठीक है। तो मून यहाँ पे आ गया। अब क्या हुआ, जो सन है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्ट यहाँ से जाके अर्थ के ऊपर जा रहा है, और जो मून है उसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे जा रहा है, अर्थ के ऊपर जा रहा है। तो क्या होगा, मतलब ये फोर्स दे नहीं रहे हैं, ये इसको खींच रहे हैं अर्थ को। अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है, अपनी तरफ किसी भी चीज को आकर्षित करना, खींचना। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो अर्थ के अंदर जो वाटर है, सरफेस पे प्रेजेंट होता है वाटर भी, तो वाटर क्या करेगा, इनकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारी जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, इसको वापस खींच लेता है। तभी जो वाटर है वो वापस हमारी अर्थ पे आ जाता है, बट वो यूनिवर्स में कहीं फैल जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा। तो ये चीज है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। तो इसमें क्या होती है, जो जो टाइड्स होती है बहुत ही ऊंची ऊंची उठती है, बहुत ही ऊंची ऊंची, ठीक है, इतनी ऊंची ऊंची, जैसे 150 मीटर उससे भी ऊंची ऊंची उठ जाती हैं। तो अब इनका पहले इसको बता दो, फिर इनका सिग्निफिकेंस भी बताऊंगी, है ना। अब उसके अपोजिट ही है स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड। डस्टर हाथ में है, कहाँ है मून, यहाँ पर है। अब रिवोल्यूशन करते करते कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। इसको तसल्ली नहीं है, इधर से उधर घूम रहा है। ये है मून, ठीक है। अब जैसे कि पता है अर्थ का रिवोल्यूशन पाथ, ये अर्थ का रिवोल्यूशन लेता है, तो ऐसे करके ये मून है। अब क्या हुआ, यहाँ से ग्रेविटेशन फोर्स सन का वो ऐसे लग रहा है, जबकि जो मून का ग्रेविटेशन फोर्स है वो ऐसा लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से जो फोर्स है वो कैंसिल हो रही है दूसरे की, क्योंकि ये फोर्स जो है ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या कर रही है, डायगनली लग रही है, ठीक है, यानी कि राइट एंगल में लग रही है। तो हमने सुना है कि जब भी वर्क किया जाता है, ये फिजिक्स का लॉ है, जब भी वर्क किया जाता है और अगर उसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, तो उसका जो वर्क होता है 0 कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट में ये देखा जाता है, क्योंकि इसकी जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कैंसिल कर दी जाती है मून की ग्रेविटेशन फोर्स से। इस वजह से जो नीप टाइड है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नीप टाइड मतलब जो इस टाइम पे जो टाइड होते हैं बहुत ही छोटे छोटे आते हैं, यानी कह सकते हैं बहुत छोटी छोटी लेयर्स या फिर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड समझ में आया। अब इनके सिग्निफिकेंस देखते हैं हम लोग, इसके स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के। बेसिकली टाइड के ही देखेंगे, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के ऐसे कुछ वो नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ टाइड्स, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, ठीक है। जो मेरे को पता होता है, जिसकी इंग्लिश की हिंदी मीनिंग पता होती है, मैं साथ साथ बताते चलती हूँ। बाकी जो नहीं समझ में आती तो उसको थोड़ा दिक्कत होती होगी आपको, उसके लिए सॉरी। तो सिग्निफिकेंस ऑफ टाइड्स, इनका क्या होता है, सबसे पहला कि ये किसके लिए हेल्पफुल होती हैं, ये होती हैं उनको सेलर्स बोलते हैं ना, जो नाविक होते हैं, जो बड़ी बड़ी शिप चलाते हैं, फिर नाव वगैरह चलाते हैं। तो क्या होता है, जब टाइड्स आती हैं तो जो लेयर्स होती है, जैसे आपने एक बात बता दी, जैसे कि ये बुक है, ठीक है। अब ये बुक कैसी है, ये बुक ऐसी है, ठीक है, ऐसी मान लो, ये नहीं इससे नहीं होगा सही, लेकिन फिर भी समझा देती हूँ। ये बुक ऐसी है, अब मान लो यहाँ से ये बीच में से कुछ लहर उठ रही है, ये इतनी ऊंची हो गई, ठीक है। तो जब इतनी ऊंची हो गई तो ये प्लेन होगी, तो किस तरफ इसका जो वाटर मूवमेंट है वो किस तरफ जाएगा, किनारों की तरफ ही तो जाएगा, तभी तो अपने आप को ये नॉर्मल कर पाएगी। अगर मान लो यहाँ से किनारों की तरफ से उठते उठते अगर ये ऐसे बीच की तरफ जाएगा, तो क्या ये कभी नॉर्मल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तभी लास्ट में जो वाटर होगा वो किस तरफ आएगा, किनारों की तरफ आएगा, अपने आप को नॉर्मल करने के लिए, है ना। जो वेव्स होती है हमेशा किनारों पर आती है, ताकि वो अपना जो पानी, एक्स्ट्रा पानी है उनके पास, वो तभी देखो वो तटों के आगे आगे तक पानी चला जाता है ना, ताकि जो लॉन्ग वेव्स बनी है वो नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हेल्प करती है सेलर की, यानी कि नाविक की। कभी कभी क्या होता है, जो नाविक होते हैं वो अपना रास्ता भूल जाते हैं, तो अगर वो समुद्र के बीच में होते हैं, तो जो लेयर, अगर जो वेव्स होती हैं वो क्या करती है, उनको किनारे तक पहुंचाने में, ये है तट, यानी कि बैंक, तो उनको किनारे तक पहुंचाने में किनकी, सेलर की हेल्प करती है, यानी कि नाविकों की हेल्प करती है, ठीक है। तो सेलर की हेल्प करती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं नेविगेशन में यूज होती है, नेविगेशन मतलब रास्ता दिखाने के लिए। और दूसरी बात, तीसरी बात ये करती है, जो फिशरमैन होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, उनकी हेल्प करती है। जब भी बीच, समुद्र के बीच में से जब वेव उठेगी और कोने तक जाएगी, तो उसके साथ मछलियां, वेल्स वगैरह सारी उससे बह के कोने तक जाएंगी, तो उससे मछुआरों का जो फायदा होता है, तो उनसे मछुआरों, ठीक है, तो उनसे क्या होता है, मछुआरों का भी बहुत ज्यादा फायदा होता है।
और हाँ, और एक और चीज, हमारा क्या फायदा होता है इनसे, जो टाइप्स होते हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं, जो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं उसको, वो डायनामाइट नहीं, वो डायनमो, हाँ, तो क्या करते हैं हम, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे डायनमो फिक्स हो जाता है उसको फिक्स कर देते हैं, और जब भी कोई टाइड आता है तो उसको नचा के जाते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो एक तरीके की कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। तो हम लोगों ने टाइप डिस्कस कर लिया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे करंट। करंट क्या होता है, करंट प्रोड्यूस कैसे होता है। नाउ व्हाट आर करंट्स। करंट्स कुछ नहीं होते, जैसे ये वाटर है, वाटर का सिर्फ मूवमेंट, वाटर का डायगोनल या फिर वाटर का सरफेस मूवमेंट, यही कहलाता है करंट। जैसे कि वाटर यहाँ है, ये वाला वाटर जब बह के इधर चला जाएगा, इधर की तरफ, ठीक है, ये वाला वाटर भी बहेगा तो ये आगे चला जाएगा, तो ये ऐसे इसको बोलते हैं करंट। ठीक है, और जो हमारा ओशियन है उसमें हमेशा करंट मूवमेंट होती है, यानी ओशन की ऐसी मूवमेंट होती है, इसको करंट मूवमेंट कहते हैं। इस वजह से कहते हैं जो समुद्र का पानी है, अगर आप एक जगह पे वातावरण या पानी को गंदा कर रहे हो, जैसे अभी जापान का देखा था ना, जापान जब वहाँ पे उनके यहाँ पे क्या कोई रिएक्टर, जब रिएक्टर वहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ था, कोई न्यूक्लियर रिएक्टर जो जापान में ब्लास्ट हुआ था, तो वहाँ का जो पानी था वो बहुत ज्यादा, उसके अंदर यूरेनियम आई थिंक यूरेनियम ऐसे कोई रेडिएक्टिव एलिमेंट था जो वाटर के अंदर, मतलब उनके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कंटेनर थे जिसके अंदर वो वाटर रखा हुआ था, इसमें रेडियोएक्टिव मटेरियल प्रेजेंट था। तो उन्होंने बोला था, जापान वालों ने बोला था कि हम इसको 20 साल बाद छोड़ देंगे, जब ये वाटर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जब भी रेडियो एक्टिव मटेरियल किसी वाटर के अंदर होता है तो वो मतलब सबको इफेक्ट करता है। हो सकता है मतलब इंसान के बॉडी में जाके उनको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, हो सकता है कि जो वाटर बॉडीज को प्रॉब्लम, वाटर बॉडीज कौन सी, मछली वगैरह उसके अंदर जो रहते हैं ऑक्टोपस वगैरह, उनको इफेक्ट कर दे। तो जो जापान है उन्होंने ऐसा बोला कि हम उसको छोड़ने वाले हैं, वाटर को इसी साल में छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं, उसमें कह तो रहे हैं कि काफी सारा जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है वो काफी नॉर्मल हो गया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो होता है, इम्पैक्ट तो बढ़ेगा ही उसका। तो अब हम क्यों उसके लिए परेशान हो रहे हैं, इंडिया वाले या फिर अदर कंट्रीज क्यों परेशान हो रही है, वो तो अपने आसपास ही छोड़ेंगे ना, हमारे यहाँ पे हेलीकॉप्टर चला के छोड़ नहीं देंगे। तो इसीलिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो ओशियंस है, क्योंकि हमें पता है कि नेहा मैम ने हमें पढ़ा है कि जो ओशियंस है उसके अंदर करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। करंट्स मतलब जो ओशियन का जो सरफेस वाटर है वो हमेशा मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, दैट इज कॉल्ड ओशियनिक मूवमेंट। ठीक है, अब ये जो ओशनिक मूवमेंट्स है, ओशनिक मूवमेंट्स है, करंट इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, फिर प्रोड्यूस कैसे होते हैं, सबसे पहली बात तो ये, तो ये प्रोड्यूस इसलिए होते हैं क्योंकि इनके कुछ फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है सैलिनिटी, तीसरा फैक्टर है अर्थक्वेक या फिर सुनामी। ठीक है, और व्हाट वी कैन से, या सी बेड मूवमेंट, या फिर शिप मूवमेंट, या फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको कैसे बोल सकते हैं, वाइंड। मतलब ये ऐसी चीज है ना, मतलब शरारतें सबसे ज्यादा यही करती है हवा, लेकिन दिखती किसी को नहीं है, छूमंतर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा होगा आंधी वगैरह आती है तो पेड़ सारे हिला के रख देती है, सारा इधर का सामान उधर कर देती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें हवा ही बनना चाहिए, कि मतलब मस्ती पूरी करो, शरारतें पूरी करो, लेकिन किसी के हाथ में ना हो, है ना। तो हाँ, अब हमें इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर कैसे करता है इफेक्ट। तो अगर मान लो जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर के पास मैंने बताया बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है। ठीक है, टेम्परेचर रहता है तो इक्वेटर का जो पानी है वो ज्यादा गर्म रहता है, तो वो क्या करते हैं, जल्दी ज्यादा मूवमेंट स्टार्ट करता है, क्योंकि मैंने बताया जब भी कोई मटेरियल गर्म होगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब उनकी जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इस वजह से क्या होगा, फिर वाटर जो है वो किधर की तरफ मूव करेगा, कोल्ड रीजन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, सेकंड चीज सैलिनिटी। देखो सैलिनिटी का मतलब क्या होता है, जब भी जहाँ पे किसी भी एरिया की जो सैलिनिटी होगी, मतलब वहाँ पे नमक की मात्रा ज्यादा होगी, तो वो उसके पानी की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वाटर लेवल अपने आप कम होने लग जाएगा। जब वाटर लेवल कम होगा तो दूसरी जगह का जो पानी है वो क्या कहेगा, वो सोचेगा कि मैं इसको वाटर लेवल को फिल करूँ। जैसे कि मैंने ग्लास वाली का एक्टिविटी बताई थी ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे छोटा सा ये 2 गिलास है सेम हाइट के। ठीक है, एक में यहाँ तक भरा हुआ है और एक में सिर्फ इतना भरा हुआ है, और यहाँ पे हमने इसको पाइप ज्वाइन कर दिया। तो जब तक इन दोनों ग्लास में पानी सेम नहीं हो जाएगा तब तक क्या आपको पानी इसके अंदर आता रहेगा, इसके अंदर से यहाँ तक इसके अंदर आता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है समुद्र में भी। तीसरी चीज अर्थक्वेक हमने सुना है कि सिर्फ जमीन पर ही आता है, लेकिन जब अर्थक्वेक यानी कि जो प्लेट का मूवमेंट जब भी ओशन के नीचे कंसीडर किया जाता है या फिर फील किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सुनामी। ठीक है, सुनामी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है और ज्यादा कोस्टल रीजन को तो डिस्ट्रॉय कर देती है कंप्लीटली। तो ये होता है कहाँ पे, जब भी ये बताया मैंने कि सुनामी, हमारे यहाँ पे भी सुनामी आई थी 2004 में। तो हमारे यहाँ पे जब सुनामी आई थी, जो हमारा जो इंदिरा पॉइंट है
जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट था हमारे इंडिया का, जो कि अंडमान निकोबार पे था, तो वो क्या हो गया, वो आइलैंड जो इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया है हमारे उसमें। तो 2004 में हमारे इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, ठीक है। और सुनामियों के नाम पता है, मतलब पहले क्या होता था, जो सुनामी के नाम है ना वो मतलब वाइफ्स के ऊपर रखे जाते थे, जैसे कि गुलाबो एंड नीलम वट, मैंने सुना है ऐसा, करंट अफेयर्स में मैंने एक बार देखा था। तो मतलब फिर ऐसा कुछ हुआ, फिर मतलब वुमेन्स जो हुई वो एक्टिव हुई, तो फिर उन्होंने कहा ऐसा, मतलब इसके प्रति फिर उन्होंने विरोध जताया, मतलब ये सारी चीज़ें थी, फिर काफ़ी चेंजमेंट आया है। तो पता नहीं क्या क्या होता है हिस्ट्री में, है ना। सुनामी देख लिया। 5 सी बेड मूवमेंट। अब सी बेड मूवमेंट से क्या मतलब है, देखो जैसे कि जैसे कोई नदी है, ठीक है, नदी यहाँ से गई, ये हमारा ओशियन था। अब इसने क्या किया, यहाँ पे जो अपने साथ ये चट्टान वगैरह मिट्टी वगैरह लेके गई थी, तो उसने यहाँ पे सारी जमा कर दी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ओशियन है उसका जो बेड है, यानी कि उसकी सतह है वो क्या होगी, थोड़ी ऊंची हो यहाँ से। जब यहाँ से ऊंची है तो यहाँ का पानी वो दूसरी जगह पे जाना शिफ्ट शुरू करेगा, तो इसी को बोलते हैं सी बेड मूवमेंट। जब इसकी सतह में कुछ चेंजमेंट होता है तो वाटर भी अपना पाथ चेंज करता है। अब शिप मूवमेंट, जब जहाज इधर से उधर जाती है, आजकल तो लाखों करोड़ों, मतलब गिन नहीं सकते, इन्फिनिटी जहाज जो है वो इधर से उधर मूवमेंट कर रही है, तो उनकी वजह से वाटर का मूवमेंट होता है। 7th वाइंड। वाइंड तो आपको पता ही, वाइंड हमेशा वेव्स को लाने में या फिर वाटर को मूव कराने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये था जो करंट को लाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि करंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कोल्ड वाटर करंट, एक होता है वार्म वाटर करंट। ये लास्ट है, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। कोल्ड वाटर करंट और वार्म वाटर करंट, ठीक है। तो मैं ना आज आपको सिर्फ दो ओशियन के वाटर करंट की मूवमेंट बताऊंगी। जो पैसिफिक ओशन है, और 2 ओशन कौन से हैं पहले तो ये बता देती हूँ मैं, इंडियन ओशन की और अटलांटिक ओशन की, ठीक है। बाकी जो पैसिफिक ओशन बचा उसकी जो करंट की मूवमेंट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर नेक्स्ट वीडियो में सिग्निफिकेंटली या फिर अलग तरीके से बता दूंगी, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ता है। सबसे पहले मैं बताऊंगी हाँ इंडियन ओशन की। तो ये हमारा कंट्री है, ड्रॉ कर लेती हूँ पहले, इसमें थोड़ा सिग्निफिकेंटली ड्रॉ करना पड़ेगा ना, वरना अच्छे से समझ नहीं आएगा। ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये इंडिया है, यहाँ पे अफ्रीका है, ऐसे करके पहले इसको ही समझते हैं। देखो अब ये बात ध्यान रखना, हमेशा मैंने बताया था 0 डिग्री इक्वेटर पे जो वाटर होता है या फिर जो टेम्परेचर होता है हमेशा ज्यादा होता है। तो यहाँ से जब इक्वेटोरियल करंट आया, मतलब ये जो पानी जो बहा, इसको बोलेंगे साउथ, मतलब साउथ की तरफ है, इक्वेटर में है, साउथ इक्वेटोरियल करंट, यानी कि साउथ की तरफ है और इक्वेटर के पास है और ये करंट है। और बताओ मुझे ये कैसा करंट होगा, गर्म करंट होगा, यानी कि गर्म जलधारा होगी या ठंडी जलधारा होगी। अगर इक्वेटर के पास है तो खुद ही दिमाग लगा लो, तो ये गर्म पानी होगा। तो गर्म पानी जब इधर की तरफ ये जब बहना स्टार्ट करता है तब क्या करेगा, इधर की तरफ आएगा। जब इधर की तरफ आएगा तो इसका यहाँ पे एक अलग नाम रख दिया जाता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं अगुलास करंट। इसका नाम क्या है, अगुलास करंट, ठीक है। अब ये जो अगुलास करंट है, अरे यार फिर जगह नहीं बचेगी, ऐसी एज देती हूँ बस मैं। जो अगुलास करंट है, एक तो इस तरफ मूव कर जाएगा और ये क्या करेगा, यहाँ से कोई ड्रिफ्ट आएगी, ठीक है, यहाँ से कोई करंट आएगा और इसको क्या करेगा, इधर की तरफ मुड़ा देगा। जब इधर की तरफ मुड़ा देगा तभी इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे जाके ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा होगा, क्योंकि यहाँ से जो करंट आया था सदर्न करंट, ठीक है, सदर्न वेस्ट ड्रिफ्ट, हाँ यहाँ पे जो आई थी इसको बोलते हैं वेस्ट वाइंड ड्रिफ्ट। अब ये जो वाइंड है वो वेस्ट की तरफ ही क्यों बहती है, क्योंकि हमारी जो अर्थ की मूवमेंट है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है। तो ये जब यहाँ से वेस्ट वाइंड ड्रिफ्ट आई तो क्या किया इसने, इस अगुलास करंट से टकराई, उसके बाद ये इधर की तरफ मूव कर गई। अब इसको क्या बोलेंगे, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कैसे करंट होगा, ये कोल्ड करंट होगा। क्यों कोल्ड करंट होगा, क्योंकि ये वेस्ट वाइंड ड्रिफ्ट थी जो नीचे की तरफ से आ रही है। नीचे की तरफ क्या है, पोल है। अब नीचे की तरफ पोल तो यहाँ पे ठंडा होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये ठंडी जलधारा कन्वर्ट हो जाएगी, इधर जाएगी तो दोबारा से गर्म जलधारा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक बात ध्यान रखना, जहां भी कोल्ड ठंडी जलधारा होती है या कोल्ड करंट होता है तो वहां पे हमेशा रेगिस्तान है, ठीक है, उस कॉन्टिनेंट के पास में रेगिस्तान। जैसे कि ये वाला जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया का वो क्या है, रेगिस्तान है, डेजर्ट है। इसके भी कुछ रीजन है वो बताऊंगी मैं, ऐसा क्यों होता है। जब भी कोल्ड करंट आपस इसके पास से जाएगा किसी भी एरिया के, तो क्या होगा, यहाँ का पानी जो गर्म नहीं हो पाएगा, पानी गर्म नहीं हो पाएगा तो भाप नहीं बन पाएगी, तो यहाँ पे रेन नहीं हो पाएगी, तो डेजर्ट ही तो बनेगा, और क्या बनेगा, है ना, सुंदरवन तो बनेगा नहीं। मम्मी यार आराम से धो लो,
लोगों ने ये देखा, इंडियन ओशन देखा, अब हम लोग आते हैं इस वाले पे, अटलांटिक ओशन पे। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। अब यहाँ पे जो करंट होगा वो सिंपली ऐसे होगा, यहाँ से आया साउथ इक्वेटर करंट, इधर गया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये ब्राजीलियन, यहाँ पे ब्राजील है तो यहाँ पे ब्राजीलियन करंट हो जाएगा। ब्राजीलियन करंट जो है वो भी वार्म वाटर करंट रहेगा, वार्म वाटर करंट रहेगा। अब यहाँ पे नीचे से क्या आएगा, फॉकलैंड करंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड है। तो ये कैसा होगा, कोल्ड होगा। जब यहाँ से टकराएगा तो इधर की तरफ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे जाके बन जाएगा ये क्या होगा, वेस्ट। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो उसको बोलेंगे वेस्ट वाइंड ड्रिफ्ट, ठीक है। ये कैसी होगी, कोल्ड होगी। जब यहाँ पे जाके हो जाएगा, ये हो जाएगा बैंगुला करंट, ये कैसा हो, कोल्ड होगा। तब यहाँ पे ये सर्कुलेशन का स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से जो मूवमेंट है ओशन की, वो ओशन करंट के वो इस तरीके से वर्क करते हैं। बाकी के जो बचा हुआ है, यानी कि जो पैसिफिक ओशियन का जो बचा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, इसके ऊपर वाला भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ये जो है ये क्या होगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कैसा होगा, वार्म करंट होगा। जब इधर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे कैलिफोर्नियन करंट है, यहाँ पे एंटीलीज करंट है। तब ये आपस में टकराएंगे, ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आता है एक लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर करंट ऊपर से आ रहा है, पोल की तरफ से, इसका मतलब कैसा होगा, कोल्ड करंट होगा। तब ये आपस में टकराएंगे तो ये क्या बन जाएगी, वेस्ट नहीं तो ये बन जाएगा स्ट्रीम जेट। और ये किस तरीके का होता है, ये होता है वार्म, ठीक है, गर्म होता है। अब गर्म होता है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे है तुम्हारा रशिया, ठीक है। तो यहाँ पे रशिया क्योंकि पोल के पास है तो यहाँ पे बर्फ जम जाती है। तो इस करंट की या फिर स्ट्रीम की वजह से, क्योंकि ये गर्म स्ट्रीम है तो ये जब ये इसके पास जाती है तो इसकी जो आसपास की जो बंदरगाह है, जो पोर्ट है, वो जमते नहीं है। इस वजह से जो रशिया के लिए जो गल्फ स्ट्रीम है, GULF गल्फ स्ट्रीम जेट है, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है। अब एक और बात सुनो, जब भी कोल्ड करंट और वार्म करंट आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे ओशियन, मतलब वहाँ पे धुआं टाइप में छा जाता है। जब भी हम ठंडे पानी और गर्म पानी मिलाएंगे तो क्या होता है, जो वहाँ से एक तरीके की धुआं प्रोड्यूस होता है ना, मतलब भाप तरीके का जो होता है, तो ये होता है। इसकी वजह से क्या होता है, काफी सारे शिप्स वगैरह टकराते हैं। लेकिन ये जो क्लाइमेट होता है वो किसके लिए, मतलब ये जो वाटर होगा वो, मतलब गुनगुना सा पानी होगा, वो किसके लिए होगा, यहाँ पे ना एक तरीके का प्लैंकटन जो है, मतलब एक तरीके का पौधा या फिर कीट है, ये डेवलप हो जाता है। और इनको खाने, इनको कौन खाते हैं, इनको मछलियां खाती हैं। तो मछलियों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है, जो गुनगुने पानी का जो एरिया, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फिशेस प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। तो ये है, और हाँ यही है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। सो इसमें क्वेश्चन आंसर दे रखे डिस्कस करता है। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होना, दैट इज फॉर प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज वाटर साइकिल बता दिया। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स, जो फैक्टर्स कौन से जो वेव्स की हाइट को इफेक्ट करते हैं, ग्रेविटेशन, वाइंड, ये सारी चीजें। व्हाट विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, ओशन वाटर की मूवमेंट को कौन अफेक्ट करते हैं, डेंसिटी, ये बताया ना, डेंसिटी ऑफ वाटर, सैलिनिटी एंड व्हाट वी कैन से द बैड मूवमेंट, है ना, वाइंड, ये सारी चीजें। व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज, ये बताया मैंने टाइड क्या है और ये प्रोड्यूस कैसे होती है। व्हाट आर ओशन करंट, ओशन करंट क्या है। ओशन वाटर इज सॉल्टी, ओशन वाटर सॉल्टी क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन करंट बहुत ज्यादा होता है। तो क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटोरेटिंग, वाटर की जो क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है, इसलिए होती जा रही है क्योंकि हम लोग जो है उसको प्रॉपर्ली सेव नहीं करते हैं, उसको बहुत ज्यादा वेस्टेज करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस यू कैन गिव द सजेशंस, एज आई हैव रिसीव्ड मेनी सजेशंस और द कमेंट्स फ्रॉम at the last video, and so they were very good suggestions for me. And yeah, one of my subscribers said कि दीदी आपको thumbnail more creative बनाना चाहिए, that is good, then I will try more, and thank you so much for watching my video. Then we will meet in the next video. Till then, bye bye.